साथियों नमस्कार। जो नए स्टूडेंट हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो आगे करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट जिनके मन में ये तैयारी के दौरान ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन-सा बुक्स पढ़े, कितने घंटे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन-सी मैगज़ीन पढ़े। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है, इस तरह के कन्फ्यूजन है, तो ये सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए। साथियों अगर यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो जैसे कि प्रीलिम्स है और मेंस है दोनों जो परीक्षाएँ होती है उनके प्रश्नों की डिमांड अलग-अलग होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम उस प्रश्नों के हिसाब से ही अपने किताबों का चयन करें और उनके हिसाब से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन किताबों के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो मेरा खुद का अनुभव है। मैंने खुद उसके आधार पे तैयारी की है और अभी भी कर रहा हूँ। और इसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको ये बात यकीन नहीं होगा लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ और आपको भी इसे क्यों फ़ॉलो करना चाहिए। साथियों अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें 5-6 जो सब्जेक्ट होते हैं मूल रूप से उनको लेके सभी अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ख़ास करके वो जब वो उस विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसको पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे या नहीं होंगे या आगे उसके सीनियर जो बोल दिए, किसी से वो पूछ लिया या वो बुक शॉप पे चला गया, जो उसको बेहतरीन लगा कुछ एक्स्ट्रा बुक और बुक और बुक और बुक, वो खरीदते चले जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि आप उसका रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और इसी का नतीजा होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सही नहीं हो पाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप बार-बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। साथियों इन सभी द्वंद से बचना है, इन सभी कन्फ्यूजन से बचना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स बताएँगे और सभी विषयों पे अलग-अलग आपको सभी चीज़ें बता दिया जाएगा और विश्वास कीजिए सभी क्वेश्चन वहीं से आते हैं और आप आगे जो भी परीक्षाएँ देंगे, चाहे पीसीएस लेवल का हो या यूपीएससी का हो, जो भी देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से आ जाएँगे, ये आप मान कर चलिए, ये विश्वास कीजिए। क्योंकि जो किताबें हैं सभी लोग वही पढ़ते हैं, जो टॉपर्स है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, सब लोग वही करते हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है नए लोगों में कि उन किताबों पे, उन मटेरियलों पे वो विश्वास नहीं करते। आपको सबसे पहले विश्वास करना सीखना होगा। अगर आप भी चाहते हैं सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना और पहले या दूसरे प्रयास में एक अच्छा रैंक हासिल करना, तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और आप जब निश्चित रूप से सफल होंगे। साथियों अगर आप सबके मन में भी यही कन्फ्यूजन है, यही द्वंद है, तो सबसे पहले आपको अपना कन्फ्यूजन दूर करना होगा। सबसे पहले आपके पास जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं या जो भी मटेरियल है, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान का हो या आपका अपना नोट्स हो जो आपने खुद बनाया है बुक रीड करके, तो सबसे पहले आपको उन पर यकीन करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उसी के आधार पे आपको तैयारी करनी होगी। साथियों समस्या ये नहीं है कि कौन-सी बुक पढ़े या कौन-सी किताबें पढ़े या कौन-सा मटेरियल पढ़े। समस्या ये है कि हमारे पास जो भी है, उन पे हम यकीन नहीं करते, उन पे हमें विश्वास नहीं होता और हमें जो कोई दूसरा सलाह दे देता है या किसी कोचिंग में या कोई हमारे आपके सीनियर, तो हम वो किताबें खरीद के फिर से उसको पढ़ने लगते हैं। इसमें नुकसान होता ये है कि इससे आपके का रिवीजन नहीं हो पाता, आप बार-बार उसको नहीं पढ़ पाते और यही कारण है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उस समय हमको ये लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। याद नहीं होने का कारण ये नहीं है कि आप ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किए, आप इसका वजह ये है कि आपको बार-बार आप रिवीजन नहीं कर पाए उन किताबों का। इसलिए आप याद रखिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोग उकसा दे, कितने कोई बोल दे, कोचिंग वाला बोल दे या कोई सीनियर बोल दे, आपके पास जो बुक है और आपने जो डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही पढ़ना है, तो केवल और केवल उसी को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप 1 बार 2 बार पढ़ लिए, जब रिवीजन की बारी आई, जब एग्ज़ाम का टाइम आया, तो आपको किसी ने बोल दिया कि वहाँ से पिछले वर्ष ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे और आप भी उनको उठा के पढ़ने लगे। इससे साथियों कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी रिज़ल्ट नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना होगा। साथियों एक और बड़ी समस्या ये होती है सबके मन में, एक बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि करंट अफ़ेयर की तैयारी कहाँ से की जाए? चूँकि करंट अफ़ेयर का जो एरिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी विस्तार होता है, उसका पता नहीं चलता है कि कब से और कहाँ से पूछ दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पे होता है कि उसकी तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए 2-3 जो आधार है उस तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप
मैगज़ीन से कर सकते हैं, मंथली मैगज़ीन है, एक न्यूज़पेपर कोई अच्छे न्यूज़पेपर से कर सकते हैं या अब सालाना 365 भी आने लगा है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन साथियों सबसे अच्छा जो मेरे ख़्याल से होता है वो मंथली मैगज़ीन होता है, चूँकि न्यूज़पेपर आप कभी पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं। हालाँकि सब दिन पढ़ना चाहिए, उनसे आपको काफ़ी प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि जितने भी मेंस के पेपर 4 में जो एथिक्स का पार्ट है, उसमें जितने भी केस स्टडी बनते हैं, आपको यहाँ से लगभग वहाँ से द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें जो केस स्टडी आता है कभी-कभी किसी मुद्दे के बारे में, वहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर तो बहुत ही ज़रूरी है। साथियों अगर तैयारी की बात करें, तैयारी का जो मेन आधार होता है, जो मूल आधार होता है, वो होता है यूपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो हम सामान्यतः ये सोच लेते हैं कि इसमें मुझे करंट अफ़ेयर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी पढ़ना है और साइंस का कुछ देख लेना है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता, हमें इन सभी विषयों का गहराई से अध्ययन करना होता है और इनमें जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, उनके आधार पे हमें उसका स्टडी करना होता है। उसके बाद जाकर आप उनके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे, नहीं तो आप ऐसे ही हवा में पढ़ते रहेंगे और उससे कुछ भी नहीं हो। तो चलिए साथियों हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला जो सिलेबस का प्रथम पेपर जो होता है प्री का, उसमें फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक होता है, वो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, जिसकी चर्चा हम अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं। सेम आपको उसी तरह करना है। उस तीनों में से किसी एक को अपना आधार बना लीजिए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, वो है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों इसमें 2 तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। एक तो ये है कि आप एनसीईआरटी जो 12वीं की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं और दूसरी जो टेक्स्ट बुक है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ये लगता है कि आपको कोई बोल दिया कि अरे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, केवल उससे काम चल जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन आपको देखना होगा कि आपके हिसाब से कौन-सा अनुकूल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, तो आप सीधे स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से काम चल जाएगा। उसके बाद उसमें जो कल्चर का पार्ट होता है भारतीय संस्कृति का, उसमें भी आपको एक एनसीईआरटी आती है, उससे काम चल जाएगा जो 11th में आती है। और ये प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन भारत होता है, उसकी भी 2 एनसीईआरटी आती है, उसको आप आँख बंद करके पढ़ सकते हैं। उसमें सभी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनने होंगे, वहीं से बनेंगे और नहीं बनने होंगे तो कहीं से भी नहीं बनेंगे, ये बात याद रखिए। उसके बाद आता है जो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, उसकी बारी आती है। तो उसमें हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा शासन में और इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना होता है, शासन, राजनीति, प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो इसके लिए साथियों सबको पता है, आपको भी पता होगा कि सामान्यतः लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन केवल लक्ष्मीकांत पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि साथियों उसमें अब क्या करने लगा है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 2 या 3 ऑप्शन आपको बुक से रहेगा, मिल जाएगा और उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन ऑप्शंस आपको करंट अफ़ेयर से जोड़ के दे देता है। तो इसके साथ ही आपको जो 365 आता है, जो करंट अफ़ेयर आता है, उसको जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे, तो नो डाउट आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा पॉलिटी से, नहीं तो लक्ष्मीकांत केवल पढ़ते ही रह जाएँगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें। साथियों जो हमारा अगला टॉपिक है, उसमें हमें पढ़ना है आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत हमें सतत विकास, गरीबी, आर्थिक नियोजन, सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे, जो सरकारी नीति है, जो ग्रामीण तथा शहरी विकास के लिए योजनाएँ हैं, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सभी चीज़ें हमें पढ़ना होता है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ़ अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पढ़ने से आपको नंबर नहीं आएँगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये बात जान लीजिए। साथियों इस विषय के साथ एक और एक बड़ी समस्या है कि इसमें जो छोटे-छोटे जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल डेफ़िसिट हो गया या फिस्कल पॉलिसी के तहत जितने भी जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आप उसको बेहतर ढंग से नहीं करके रखे होंगे, तो आपको ये समझने में बहुत ही परेशानी होगी और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आप कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को पढ़िए पहले, जैसे कि आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं या किसी नोट से कर सकते हैं या किसी बुक को अपना आधार बना सकते हैं। उसके बाद आप 365 तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि आपको जो सब्जेक्ट का पार्ट है, जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो
और करंट अफ़ेयर दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बना के पूछता है। तो अगर आप दोनों नहीं करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, वो है सामान्य विज्ञान। जैसा कि साथियों आपको पता है कि सामान्य विज्ञान के बारे में आप सब जानते हैं, सबको पता है कि इसमें क्या-क्या आते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सामान्यतः साइंस टेक से पूछा जाता है, जो रिसेंटली डेवलपमेंट है भारत सरकार के या दूसरे गवर्नमेंट के या दूसरे देश के जो डेवलपमेंट है रॉकेट में दूसरे तरह के रिसर्च में नासा का, जाक्सा का, इस तरह के जितने भी रिसर्च सेंटर सब है, सबके जो डेवलपमेंट है, बायोटेक में क्या रिफ़ॉर्म हो रहे हैं, स्पेस साइंस में क्या रिफ़ॉर्म हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको साइंस टेक में इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से सभी सिलेबस का टॉपिक टू टॉपिक विश्लेषण हो गया है। आप इसी आधार पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यकीन मानिए अगर आप इसमें सीमित रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप खुद पे विश्वास करिए, आपके पास जो मटेरियल है, जो बुक है, उस पे विश्वास करिए। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, मन में ये ठान लीजिए क्वेश्चन यहीं से आएँगे, मुझे यहीं से पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका प्रीलिम्स होने में कोई नहीं रोक सकता। इससे हमेशा याद रखिए और खुद पे बहुत बड़ा विश्वास रखिए। साथियों, आप सबके सफलताओं के लिए हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएँ हैं। आप सफल होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।